हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 133 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे तीन चार सब्जेक्ट जो है, चैप्टर जो है, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 150 क्वेश्चन है, 133 होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाईवे का हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक ही पार्ट आएगा, वो ट्रैफिक के ऊपर होगा, तो लेकिन उसको हम सेपरेट करेंगे, तो ये निचोड़ वाला पार्ट आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड या फिर ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट रोड, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स टू गिवन। बिटुमिनस सरफेसिंग आप करते हैं, ऑलरेडी आपके पास ब्लैक टॉप रोड है या फिर सीसी की रोड है, उसके ऊपर आप बिटुमिनस सरफेसिंग कर रहे हैं, तो जो ट्रीटमेंट आप उसको देते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? टैग कोट हम उसको बोलते हैं। टैग कोट के नाम से हम उसको जानते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पेमेंट सरफेस कंडीशन इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। अनइवननेस इंडेक्स जो होता है, उबड़ खबड़ जिसको आप बोल सकते हैं, तो उबड़ खबड़ जो होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं बम्प इंडिकेटर जो होता है। अनइवननेस जो होता है, इसको आप रफनेस भी बोल सकते हैं कि भाई रोड रोड जो है हमारी रफ है, तो आपको बम्प इंडिकेटर से मेजर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइन जो है वो CRRI ने बताई है कि भाई अगर आपका जो पेमेंट का अनइवननेस इंडेक्स है कितना होता है, तो ये चीज़ें हैं मैं आप बता चुका हूँ एक दो बार। जो हमारा हाईवे का निचोड़ वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं। अगला क्या बोल रहा है, रोड रफनेस इज मेजर यूजिंग, तो बम्प इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, बम्प इंडिकेटर से ही मेजर कर सकते हैं। बम्प इंडिकेटर रफनेस या फिर अनइवननेस इंडेक्स को मेजर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए बिटुमिनस पेमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू। बिटुमिनस पेमेंट जो होता है भाई, लुक वाली रोड है आपके पास, जो एलिगेटर क्रैकिंग होती है उसका जो कारण होता है वो क्या होता है? तो वो होता है फटीग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन। फटीग जो होता है उसकी वजह से ही एलिगेटेड क्रैकिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेसेस इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। Which of the following parameter due to change in atmospheric condition do not produce stress in flexible payment? वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ये कोई भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। चाहे आपका जो एटमॉस्फेरिक है वो चेंज हो जाए, जितना भी चेंज हो जाए, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्ट्रेसेस जो होता है वो टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बेस्ट बाइंडर मटेरियल फॉर स्टोन एग्रीगेट इन पैच रिपेयर वर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन विद। बाइंडर मटेरियल बताना आपको कि बाइंडिंग मटेरियल जो होता है, सीसी में तो सीमेंट होता है, फॉर स्टोन एग्रीगेट इन पैच, आपको पैच वर्क करना है, पैचेस आपको लगाने हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन है हमारे पास, तो वो क्या होता है? रेनी सीजन के लिए जो होता है हमारा, वो होता है बिटुमिनस इमल्जन होता है। बिटुमिनस इमल्जन जो होता है बेस्ट बाइंडर मटेरियल होता है। तो ये बिटुमिनस इमल्जन जो होता है इसमें 60% क्या होती है? बिटुमन होती है। 60% जो होती है वो बिटुमन होती है, बाकी जो होता है वो पानी वगैरह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैचेस वर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज। मोस्ट सुटेबल बाइंडर यही होता है भाई। क्वेश्चन जो है एक ही है लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, एट ए साइट स्टोन अंडर वाटर एक्सकवेशन, एट ए साइट सम अंडर वाटर एक्सकवेशन एंड ड्रिजिंग इज टू बी परफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब के लिए। तो भाई आपको अंडर वाटर का ये करनी है, खुदाई करनी है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो होता है ड्रैग लाइन। ये ड्रैग लाइन जो होता है अंडर वाटर में जो होती है मिट्टी वगैरह उसको निकाल सकता है और ट्रक में लोड कर सकता है, वो ड्रैग लाइन्स होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पर और होती है, एक होता है वॉकिंग ड्रैग लाइन। एक सिंपली ड्रैग लाइन होता है, एक वॉकिंग ड्रैग लाइन होता है।
तो ये जो होता है इन दोनों में ये डिफरेंस है कि भाई ये वॉकिंग ड्रैग लाइन जो होता है ये आपकी जो रिवर्स वगैरह होती है या फिर कोई कैनाल्स वगैरह होती है वहाँ पर ये इनके जो नीचे बॉटम जो एरिया होता है नदी और कैनाल्स का वहाँ पर सिल्ट मिट्टी मिट्टी वगैरह होती है उनको ये निकाल भी सकता है और वहाँ पर मिट्टी डाल भी सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए था लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ऑफ रेल इज नाउन एज। लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट जो होता है रेल का उसको किस नाम से आप जानते हैं? उसको हम क्रीप ऑफ रेल के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट जो होता है वो क्रीप के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंजन शेड आर यूज्ड फॉर। इंजन शेड नाम का आप यूज कर सकते हैं किसको लिए? इंजन शेड आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के लिए। इंजन शेड जो होता है उसको आप मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज लेड इन। फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज लेड इन। जो पहली पब्लिक रेल थी वो किस देश में चली थी? वो ब्रिटेन में चली थी। ब्रिटेन ब्रिटेन में चली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। वो चली थी 1814 ईस्वी में चली थी। भारत की बात करेंगे वो अलग चीज़ है, 1853 में चली थी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नहीं प्रोवाइडेड है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अगले देखिए ऑर्डिनरी रेल आर मेड ऑफ। ऑर्डिनरी रेल साधारण रेल जो होती है वो बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है? ऑर्डिनरी रेल इज मेड अप ऑफ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। ऑर्डिनरी ट्रेन चेन जो होती है वो बनी रेल सॉरी रेल जो होती है वो बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील जो होता है इसकी ऑर्डिनरी स्टील जो रेल बनी हुई होती है इसमें कार्बन के परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो 0.7 से लेकर 1.5% कार्बन कंटेंट होता है। सभी को पता है कि भाई हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? As per the specification designed by the Railway Board for track routes on broad gauge track, the design speed for new track is and the maximum speed permissible is। कितनी होती है मैक्सिमम परमिसिबल? तो वो होती है 160 एंड 120 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रेल इन टन टू द लोकोमोटिव एक्सल लोड इन इंडिया? What is the ratio of weight of rail in ton to the locomotive axle load in ton in India? तो वो होता है 1 ये वाला। वैसे यहाँ पे 10 की जगह 12 होता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नियर बाय दिया गया है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर ये ऑप्शन गलत है। अब भाई ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, बोर्ड ने इसको ही आंसर सही माना है। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी देगा आपको कि भाई जैसा कि आपने बुक में पढ़ा है हुआ है वैसा ही आपको उठा के दे देगा। कई बार आपको यहाँ पे 1.4 भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 1.51 है यहाँ पर। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 1:512 होती है। तो 512 जो है भाई, तो कई बार आपको 1.400 भी देखने को मिलेगा। वो आंसर नियर बाय ऑप्शन माना जाता है, तो आंसर यही होगा। तो फालतू में ऐसे कमेंट मत किया करो। वैसे एक दो स्टूडेंट है वही कमेंट करते हैं कि ये गलत ऑप्शन है। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपको ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एक्सिल लोड फॉर मीटर गेज इन इंडिया इन टन इज। मीटर गेज के लिए मैक्सिमम एक्सिल लोड फॉर मीटर गेज इन इंडिया इन टन वो कितना होता है? अब यहाँ पे देखिए मीटर गेज के लिए पूछा है, तो मीटर गेज के लिए जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 16.8 होता है। 16.8 आप देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी जेई में उत्तराखंड जेई में पूछा गया है, तो ये आंसर एग्जैक्ट ये होता है लेकिन हमारा आंसर ये रहेगा। नियर बाय ऑप्शन देखिए 17 जो है ये तो बहुत ही पीछे है भाई, 13.26 बहुत पीछे है। नियर बाय ऑप्शन मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हमारा आगे वाला होता है, ये पीछे दिया गया है। मिनिमम होता तो हम इसको आंसर लगा सकते थे कि भाई 14.34 होता, तो ये मिनिमम हम इसको मान सकते थे। ऑप्शन में 14.34 भी होता तब हमारा आंसर मिनिमम के लिए होना था, लेकिन 17.34 हमारा ए आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। मीटर गेज जो होता है उसके 1 मीटर टुकड़े की जो लंबाई होती है वो सॉरी वेट जो होता है वो 30 kg का होता है।
मीटर गेज के लिए 30 kg का 1 मीटर के लिए वेट होता है। ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर इज, मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर इज सपोर्ट रेल, रेल को सपोर्ट करता है, होल्ड करेक्ट गेज, होल्ड रेल एट करेक्ट गेज, डिस्ट्रीब्यूटर लोड फ्रॉम द रेल टू ब्लास्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, ये मार्शलिंग यार्ड इन द रेलवे सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी। मार्शलिंग यार्ड जो होता है रेलवे सिस्टम में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन चारों में से हमें बताना है कि भाई वो फैसिलिटी कौन सी प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड करता है टू रिसीव, ब्रेकअप, रिफॉर्म एंड डिस्पैच ट्रेन ऑनवर्ड। रेलगाड़ियों को प्राप्त करने, रिसीव करेगा भाई, विघटित करने पर, पुनः संगठित करने और आगे प्रेषित करने के लिए डिस्पैच भी करता है। तो यही रेलवे सिस्टम का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसफर द वैगन, पैसेंजर, कोचेज और लोकोमोटिव फ्रॉम पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी शंटिंग इज कॉल्ड। विदाउट एनी शंटिंग उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रावर्सर बोलेंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा, ट्रावर्सर। नेक्स्ट देखिए, फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट, फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट, तो वो फिशिंग प्लेन पर ही कांटेक्ट करती है। फिश प्लेट जो होती है फिशिंग प्लेन पर ही कांटेक्ट करती है रेल में। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इन ब्रॉड गेज इन इंडिया। बीजी ग्रेड होता है हमारे पास भारत में, तो डिस्टेंस जो होती है उन दोनों रेल सेक्शन के बीच में ब्रॉड गेज के लिए वो कितनी होती है? ब्रॉड गेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉड गेज के लिए सभी को पता है कि भाई ब्रॉड गेज के लिए सबसे ज़्यादा जो होती है वो 1676 होती है। कॉमन क्वेश्चन है। मीटर गेज के लिए सभी को पता है कि भाई 1000 mm होती है। उसके बाद नैरो गेज आता है, नैरो गेज के लिए ये होती है। एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है भाई, ये स्टैंडर्ड गेज जो होता है दिल्ली मेट्रो में मैक्सिमम यूज किया गया है। तो स्टैंडर्ड गेज जो होता है उसके लिए 1435 mm होता है, 1435 mm। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल और बाइंडर, सॉरी कोल और सिंडर is used in initial stage of new construction of railway for। कोल और सिंडर इज यूज्ड इन स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे फॉर, किसके लिए? इन चारों स्लीपर में से किसके लिए यूज की जाती है? तो वो होता है वुडन स्लीपर के लिए कोल और सिंडर यूज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे साइज तो पता ही होगा कि वुडन स्लीपर का साइज कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ट्रैक कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ, ट्रैक कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ, तो उसमें आप सब ग्रेड की प्रिपरेशन करेंगे, प्लेट लेइंग की भी करेंगे, ब्लास्टिंग की करेंगे। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी की करनी पड़ती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत प्रोवाइडेड है। तो देखिए यहाँ पे, इन कॉनिंग व्हील्स आर गिवन इन आउटवर्ड स्लोप, आउटवर्ड स्लोप नहीं देते हैं, बाकी सारी सही है भाई। स्लोप ये प्रोवाइड किया जाता है। कॉनिको व्हील इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ फ्लेंस ऑफ व्हील विद रेल्स, ये अंदर की तरफ कॉनिक प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसलिए ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। अब नेक्स्ट में देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ब्लास्ट इन रेलवे ट्रैक में, ब्लास्ट के रूप में जो मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता रेलवे ट्रैक में वो कौन सा होता है? सीमेंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं एज ए ब्लास्ट की तरह, भाई ब्रोकन स्टोन वगैरह ही यूज करेंगे, मूरम करेंगे, एशेस कर सकते हैं, लेकिन ये सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है, इसको हम क्यों यूज करेंगे? कॉमन सी बात है। ब्रिक्स वगैरह भी कर सकते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको कर सकते हैं। अगला देखिए, द रेल सेक्शन हुज हेड डिमेंशन आर मोर देन ऑफ देयर फुट, भाई हेड जो सिर होता है किसी रेल सेक्शन का वो मोर देन है किससे? उसके जो पैर होते हैं फुट से, आर कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम बुल हेडेड रेल सेक्शन बोलेंगे। बुल हेडेड रेल सेक्शन इज द
करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रीप इज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ व्हील। क्रीप जो होता है इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल एंड हेड एट जॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीप थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। ये कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है क्रीप के लिए? तो ये है परक्यूशन थ्योरी। परक्यूशन थ्योरी पर बेस्ड है ये थ्योरी जो है। क्रीप जो होता है वो इम्पैक्ट लोड जो होता है व्हील का, उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी जो है परक्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेल सेक्शन हैज बेटर रिजिडिटी एंड स्टिफनेस टू resist lateral and vertical forces। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेल सेक्शन, जिसमें क्या होती है, बेटर रिजिडिटी होती है, स्टिफनेस होती है, ताकि वो लैटरल लोड को रजिस्ट कर सके एंड वर्टिकल फोर्सेस को भी रजिस्ट कर सके। तो वो होता है फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की बात हो रही है, स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है रेल इन ब्रॉड गेज ट्रैक इज। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल इन ब्रॉड गेज इज। ब्रॉड गेज की बात कर रहा है भाई। ब्रॉड गेज जो होता है, ब्रॉड गेज जो होता है स्टैंडर्ड गेज, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 12.8 मीटर की होती है भाई। इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 42 फीट आएगा हमारे पास। 42 फीट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे होता तो 41.99 फीट है, लेकिन 42 ही आंसर सही रहता है। तो ये ब्रॉड गेज के लिए है। ये क्वेश्चन जो है कंबाइंड तरीके से पूछा जाता है कि भाई जो ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जो आंसर दिया होता है वहाँ पर वो 12.8 की जगह 13 मीटर होता है। एंड जो मीटर गेज होता है उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ होती है वो 11.89 होती है, तो उसका 12 मीटर दिया होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मीटर गेज के लिए 11.89 फीट मीटर होती है। इसको फीट में निकालेंगे तो आप 39 फीट हमारा आंसर बन जाएगा। 39 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लीपर एंड द टॉप ऑफ द फॉर्मेशन इज नाउन एज। एक ऐसा मटेरियल जिसको आप प्लेस करते हैं किसके बीच में, स्लीपर एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं ब्लास्ट के नाम से। टॉप ऑफ द फॉर्मेशन, टॉप जो होता है वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, स्लीपर के बीच में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। सो ब्लास्ट ही होता है वो। जिनके घर के आसपास रेलवे ट्रैक्स हैं उनको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड फॉर कॉनिंग ऑफ व्हील। कॉनिंग ऑफ व्हील के लिए स्लोप क्या रिक्वायर्ड होता है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई जो स्लोप होता है कॉनिंग ऑफ व्हील्स के लिए वो 1/20 होता है। वहां पर कौन सा गलत था? सी ऑप्शन गलत है वहां पर। तो ये बिल्कुल सही था वहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट इज कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होता है 25 mm का। 25 एंड mm, 25 mm का होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज कितना होता है? वुडन स्लीपर की बात कर रहा है, तो ये देखिए साइज 274 इंटू 25 इंटू 13 सेंटीमीटर, 274 इंटू 225 इंटू 13 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कई जगह आपको 2.7 मीटर में आंसर देखने को मिलेगा, तो ये मीटर में भी आपको याद करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द स्लीपर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर आर फास्टन टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर। स्लीपर जो होता है वो रेस्ट कर रहा होता है डायरेक्टली किसके ऊपर, ऑन गर्डर के ऊपर, आर फास्टन टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर।
जो फास्ट यानी कि उसको टाइट किया है टॉप फ्लेंज होता है गर्डर का, बाय किसके द्वारा उसको फिक्स किया हुआ होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा उसको फिक्स किया हुआ होता है, वो होती है हुक बोल्ट। हुक बोल्ट के द्वारा किया हुआ होता है। हुक बोल्ट जो होता है वो इस तरह का होता है, एल टाइप का होता है। तो यहाँ पर इसकी जो होती है स्प्रिंग्स वगैरह होती है वो राउंड राउंड जो होता है, चूड़ियाँ जो होती है। तो ये जो चूड़ियाँ होती है इसकी लेंथ भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो उसकी लेंथ जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो 7.6 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, 7.6 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है। जहाँ तक चूड़ियाँ होती है वहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गेज ऑफ रेलवे लाइन डिफाइंड। व्हाट डज द गेज ऑफ रेलवे लाइन डिफाइंड, वो क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही ये डिफाइन करता है, गेज जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्लीपर इन इंडिया यूजली मैन्युफैक्चर यूजिंग। रेलवे स्लीपर जो होते हैं भारत में यूजली वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय यूजिंग, किसके द्वारा, किसको यूज करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? तो वो होता है प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग जो होती है उसके द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। प्री टेंशनिंग जो होती है ये हमारे जो आईएस कोड होता है 1785 में आपको देखने को मिलेगा, या फिर 2090, इन दोनों आईएस कोड में आपको प्री टेंशनिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर वुडन स्लीपर द साइज स्टोन ब्लास्ट यूज्ड शुड बी। वुडन स्लीपर साइज ऑफ स्टोन ब्लास्ट शुड बी, कितना होना चाहिए साइज? 5 सेंटीमीटर का, 50 mm का होना चाहिए। लकड़ी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 50 mm का होना चाहिए, 2 इंचेस बनेगा शायद, 5 सेंटीमीटर, हाँ 2 ही बनता है, 2 इंचेस ही बनता है। सैंड में भी यूज एज ब्लास्ट फॉर। सैंड जो होता है ब्लास्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं फॉर किस स्लीपर के लिए? सैंड जो होता है आप उसको ब्लास्ट के लिए यूज कर सकते हैं फॉर कास्ट आयरन स्लीपर के लिए। कास्ट आयरन स्लीपर के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉटम विड्थ ऑफ फुट इन फ्लैट फुटेड रेल इज। बॉटम विड्थ की बात कर रहा है, ऑफ फुट की, इन किसमें? फ्लैट फुटेड रेल के लिए कितनी होती है? तो वो होती है 13.65 सेंटीमीटर में, 13.65 होती है। तो इसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए 136.0 mm। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 0 की जगह 5 आना था, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। यहाँ पे फुट की वैल्यू यानी कि पैर की वैल्यू पूछी गई थी, हेड की भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो हेड की जो वैल्यू होती है वो 6.67 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पे mm में दी गई है। एंड इसकी हाइट की अगर आप बात करेंगे, हाइट जो होती है वो 14.29 सेंटीमीटर होती है, 14.29 सेंटीमीटर होती है। तो ये फ्लैट फुटर रेल सेक्शन जो है इस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ फुट फॉर 90 आर रेल सेक्शन इज। द विड्थ ऑफ, किसकी विड्थ पूछ रहा है अब यहाँ पे? फुट फॉर 90 आर रेल सेक्शन इज, कॉमन बात है, 90 आर जो होता है वो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये 90 सीआर जो होता है ये फ्लैट फुटर सेक्शन ही था, पीछे वाला ही क्वेश्चन था, सी आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लास्ट पैकड बिलो एंड अराउंड स्लीपर टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लीपर टू सब बेस जनरली कंसिस्ट ऑफ। जनरली कंसिस्ट ऑफ किस पर कंसिस्ट करता है? तो वो कंसिस्ट करता है इन सभी फैक्टर पर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए लोकोमोटिव ऑफ एक्सल लोड
25.86 टन, व्हाट विल द रिक्वायर्ड वेट ऑफ रेल, रिक्वायर्ड वेट ऑफ रेल सेक्शन इज, तो वो होता है 50.7 kg का। तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ रेल सेक्शन का हमें फाइंड आउट करना है। तो लोकोमेटिव जो लोड होता है, लोकोमेटिव लोड ओवर 510, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास लोकोमेटिव एक्सिल लोड दिया गया है 25.86 दिया गया है, इसको केजी में हमारे पास आंसर पूछा गया है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि आपको पता है ऑप्शन 510, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट प्रिस्क्राइब फॉर बिजी ट्रंक लाइंस ऑन इंडियन रेलवे इज, इंडियन रेलवे की बात कर रहा है भाई, हम रेलवे सेक्शन की बात करें तो भारत की ही बात होगी। मिनिमम डेप्थ जो होती है ब्रॉड गेज ट्रंक लाइंस जो होती है उसके लिए जो प्रिस्क्राइब की गई है वो 25 सेंटीमीटर ही प्रिस्क्राइब की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे होता तो 20 से 25 है, लेकिन यहाँ पे 25 है, तो हमारे पास यही आंसर होगा। उसके बाद मीटर गेज की अगर आप बात करेंगे, मीटर गेज भी होता है, तो उसके लिए 15 से 20 होती है। नैरो गेज भी होता है, मैं नैरो गेज के लिए 15 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए डेप्थ होती है। ये डेप्थ है, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है 20 से 25। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द रेल जॉइंट्स एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स आर कनेक्टेड विद ए पेयर ऑफ फिश प्लेट्स आर, एट द रेल जॉइंट्स एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स आर कनेक्टेड विद पेयर ऑफ, दो पेयर यानी कि पेयर है, दो है, फिश प्लेट्स एंड कितने बोल्ट होते हैं, तो कितने बोल्ट होते हैं। तो वो 4 होते हैं भाई, 4 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फिश बोल्ट आर पर फिश प्लेट इज, नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट इज, अभी हमने डिस्कस किया 4 होते हैं भाई, कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोड पर यूनिट रेल सेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन इन द रेल बॉटम इज कॉल्ड मॉडुलस, डैश मॉडुलस, यहाँ पे डैश मॉडुलस होना था, तो डैश मॉडुलस जो होता है ट्रैक मॉडुलस के नाम से आप उसको जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ रेल एंड इट्स सेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, द वेट ऑफ रेल एंड इट्स सेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, वेट जो होता है रेल का एंड उसका सेक्शन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर वो डिसाइड किया जाता है। तो वो डिसाइड करेंगे आप कि भाई हमारे पास सबसे हैवीएस्ट एक्सिल लोड कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितनी है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक, रेलवे ट्रैक इन सेंटीमीटर में, वो कितना होता है भाई, लेंथ की बात कर रहा है, यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है। तो ब्रॉड गेज के लिए सभी को पता है कि इसका साइज कितना होता है, 274 इंटू 25 इंटू 13 सेंटीमीटर। लेंथ की बात कर रहा है तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर होगा, नियर बाय ऑप्शन है। तो अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो ये आंसर ही सिंपली बता देता, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि ये पहला ही आंसर गलत है। भाई ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड स्टेट AEJE में क्वेश्चन पूछा गया है, SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो बोर्ड में BCCI कोई बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, BCCL। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू उठा के नहीं देगा, वो आपको आगे पीछे ही करके देगा। तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको नियर बाय ऑप्शन जो है वो चूज करना है कि भाई कौन सा नियर बाय ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द चेयर यूज्ड इन रेलवे आर मेड अप ऑफ, चेयर यूज्ड इन रेलवे आर मेड अप ऑफ, जो रेलवे में चेयर यूज की जाती है वो किसकी बनी हुई होती है। 4 ऑप्शन हमारे प्रोवाइडेड है, वो बनी हुई होती है कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन रेलवे प्रिफरेबल या फिर एबल होगा, प्रिफर जो आप करते हैं, स्लीपर डेंसिटी इज नॉर्मली केप्ट एज, कितनी आप डेंसिटी जो होती है वो प्रेफर करते हैं, तो वो आप प्रेफर कितनी करेंगे भाई, तो वो प्रेफर करते हैं ऑप्शन बी वाली, M+2 से लेकर M+7 इतनी आप प्रेफर करते हैं। कई बुक्स में आपको ये डिफरेंट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है तो वेट ऑफ रेल्स फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज, वेट ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज इज, तो ये वेट जो है वो केजी पर मीटर में दिया गया है, केजी पर मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितना होता है भाई, तो 1 मीटर के लिए जो होता है वो 44.70 होता है, 44.70 होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बताया गया है। अगर आप ब्रॉड गेज की बात करेंगे तो उसके लिए अगर आपका 50R टाइप का है तो उसके लिए प्रति जो पर मीटर केजी पर मीटर वेट होगा वो 55 होगा, 55 केजी होगा। अगर 45R है तो उसके लिए 45 केजी का वेट होगा। उसी तरह से 35 है तो 35 केजी का वेट होगा। तो ये 3 सेक्शन जो होते हैं ब्रॉड गेज के लिए होते हैं। मीटर गेज के लिए भी 3 ही सेक्शन होते हैं, जैसे कि एक 35 का हो गया, एक 30 का हो गया, एक 25 का हो गया। लेकिन जो नैरो गेज होता है उसके लिए सिर्फ 25 का ही एक टाइप होता है, उसके लिए 25 केजी का ही मीटर के लिए वेट होगा। तो ये मैंने आपको मीटर गेज के लिए बताया था कि भाई 30 होता है 1 मीटर के लिए, तो ये बीच वाला आप याद कर लीजिए, 45 बीच में ही आ रहा था ब्रॉड गेज के लिए, तो मोस्ट कॉमन आंसर वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए था, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इन्वॉल्व्स इज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इन्वॉल्व्स इन फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ये दोनों प्रॉपर्टी होती है इसमें। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर वुड बी बेस्ट फॉर ट्रैक सर्कुलेटिंग, ट्रैक सर्कुलेटिंग के लिए कौन सा बेस्ट होता है स्लीपर, तो वो होता है वुडन, लकड़ी का जो स्लीपर होता है वही बेस्ट होता है। उसके बाद देखिए, फिश बोल्ट आर मेड अबव, फिश बोल्ट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं हाई कार्बन स्टील के, हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेलवे ट्रैक नेगेटिव सुपर एलिवेशन मीन्स, नेगेटिव सुपर एलिवेशन जो होता है उसका ये मीनिंग होता है कि आउटर रेल इज एट लोअर लेवल देन इनर रेल्स। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सिंगल लेन ब्रॉड गेज ट्रैक द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट इज टेकन एज, सिंगल लेन की यहाँ पे बात कर रहा है, ब्रॉड गेज ट्रैक द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट इज टेकन एज, तो साइड स्लोप जो होता है वो 2:1 लिया जाता है HV, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द स्ट्रेसेस इन रेलवे ट्रैक आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, स्ट्रेसेस जो होता है रेलवे ट्रैक में उसका जो कारण होता है वो ये सारे ही ऑप्शन होते हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल्स फॉलोइंग फॉर्मिंग ए रेलवे ट्रैक इज नाउन एज, क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको गेज के नाम से आप जानते हैं, दो रेल सेक्शन के बीच में अंदर वाले जो पार्ट होते हैं। अगला देखिए, तो 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वलेंट टू, 1 डिग्री कर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 17+1750/R या फिर R/1750, एक ही बात है, 1 डिग्री कर्व इसके बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज नॉर्मली नॉट यूज्ड इन माउंटेन रीजन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट जो होती है नॉट यूज्ड इन माउंटेन रीजन में, तो वो होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन अलाइनमेंट नॉट यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन विड्थ ऑफ सिंगल लेन ब्रॉड गेज इन एम्बैंकमेंट इन इंडिया इज, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन विड्थ जो होती है सिंगल लेन ब्रॉड गेज इन एम्बैंकमेंट इन इंडिया वो कितनी होती है ब्रॉड गेज के लिए,
सिंगल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सिंगल के लिए जो होती है वो 610 मीटर की होती है, लेकिन डबल लेन की अगर हम बात करेंगे तो 10/82 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर 610 सेंटीमीटर होती है। 610 सेंटीमीटर यानी कि 6.10 मीटर आंसर हो जाएगा सिंगल लेन के लिए। डबल लेन के भी आप याद कर सकते हैं 10.82 मीटर। उसी तरह से मैं आपको दोनों और गेज के बारे में भी बता देता हूँ। एक मीटर गेज होता है। मीटर गेज की अगर आप बात करेंगे तो 488 सेंटीमीटर सिंगल के लिए एंड 884 जो होती है वो डबल के लिए। नैरो गेज की अगर आप बात करेंगे तो 370 सेंटीमीटर एंड डबल की बात करेंगे तो 732 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन स्लोप रेलवे लाइन इज जनरली डिटरमाइंड बाय द मेथड। स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन स्लोप रेलवे लाइन इज जनरली डिटरमाइंड बाय द मेथड। तो वो मेथड होता है स्लिप सर्कल। स्लिप सर्कल मेथड के द्वारा ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिजाइन बाय इट्स। शार्पनेस ऑफ कर्व इज डिजाइन बाय इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर। डिग्री ऑफ कर्वेचर के द्वारा ही आप शार्पनेस जो होती है कर्व की वो डिजाइन कर सकते हैं। अगला देखिए, टॉप ऑफ रेल ऑफ ए ट्रैक इज आर प्लेस्ड। टॉप ऑफ रेल ऑफ ए ट्रैक आर प्लेस्ड, तो वो रखा जाता है एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20। 1/20 का स्लोप रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल काउज ऑफ ए क्रीप। मुख्य कारण जो होता है क्रीप का वो होता है वेव मोशन ऑफ रेल ड्यू टू मूविंग ट्रेन्स। वेव मोशन जो होता है रेल्स ड्यू टू मूविंग ट्रेन्स, यही कारण होता है क्रीप का। अगले देखिए, कॉर्निंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड। कॉर्निंग ऑफ व्हील जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लैटरल मूवमेंट जो होता है उसको चेक कर सके, डैमेज जो होता है इनर फेस ऑफ इसको भी अवॉइड कर सके, एंड जो पैसेंजर होते हैं उनको थोड़ी बहुत असुविधा डिस्कम्फर्ट होता है उसका भी वो अवॉइड कर सके, इसलिए इसके लिए स्लोप जो होता है 1/20 का प्रोवाइड करते हैं कॉर्निंग के लिए। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी काउज ऑफ क्रीप इन मेटालिक रेलवे ट्रैक्स। प्राइमरी कारण जो नहीं होता है मेटालिक रेलवे ट्रैक में वो कौन सा नहीं होता है, तो वो हैवी रेनफॉल, ये कारण नहीं होता है पहला कारण, बाकी ये सारे पहले कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे ऑन ब्रॉड गेजेस। मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंडियन रेलवे में ऑन ब्रॉड गेज के लिए, वो क्या होता है, तो वो मैग्नीट्यूड जो होता है सुपर एलिवेशन का 1.31 वी स्क्वायर ओवर आर होता है। वी स्क्वायर भी होता है भाई, 1.31 वी स्क्वायर ओवर आर, ये होता है मैग्नीट्यूड। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज कितना होता है, तो भाई यहाँ पे ब्रॉड के लिए पूछा गया हमसे, तो ब्रॉड के लिए जो होता है 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीटर गेज की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए 16 डिग्री होता है। जो नैरो गेज होता है उसकी बात करेंगे तो उसके लिए 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ कर्व जो होता है सभी के लिए शुड नॉट एक्सीड, भाई सिंपल है, 10 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ब्रॉड गेज ये तीनों आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेकड बाय। क्रीप जो होता है रेल सेक्शन में वो आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग, किसको यूज कर सके करके आप क्रीपिंग जो होता है उसको चेक कर सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो एंकर जो होते हैं उसको आप यूज करके क्रीपिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक
if ruling gradient is 1 in 200 is accompanied by 3 degree at section, तो वो होता है 0.38%। 0.38% हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टोंग रेल इज कॉल्ड द, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्विच एंगल, हम उसको बोलते हैं स्विच एंगल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, वेल्डेड रेल जॉइंट जो होता है वो क्या होता है? सस्पेंडेड जॉइंट होता है। वेल्डेड रेल जॉइंट जो होता है एक सस्पेंडेड जॉइंट होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन इंडियन रेलवे कैंट डेफिशिएंसी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज, कैंट एफिशिएंसी जो होती है वो अलाउ की गई है ब्रॉड गेज के लिए, वो कितनी है? तो वो 7.5 होती है। तो 7.6 कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमारा ए आंसर बन जाएगा। मीटर गेज की अगर आप बात करेंगे तो वो 5.1 सेंटीमीटर होती है मीटर गेज के लिए। नैरो गेज की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए 3.7 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू, द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है ट्रांजिशन कर्व का वो किसके बराबर होती है? तो वो बराबर होती है स्पाइरल एंगल बटे 3, स्पाइरल एंगल बटे 3 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे इज, टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है वो क्यूबिक पैराबोला होता है, क्यूबिक पैराबोलिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द अडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड एंड रेलवे इज, रेशियो बिटवीन अडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड एंड रेलवे इज, क्या रेशियो होता है इन दोनों का? तो देखिए, सबसे पहले आपको सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पता होना चाहिए भाई रोड के लिए कितना होता है एंड रेलवे के लिए कितना होता है। रोड की अगर आप बात करेंगे तो 1/4 सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है। रेलवे की लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए 1/8 होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए। उसके बाद में इसको फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला बताता है। रेशियो की बात कर रहा है भाई, रोड के लिए पूछा है सबसे पहले 1/4 हमारे पास बटे, रेशियो पूछ रहा है तो बटा आएगा, तो 1/8 जो होता है वो किसके लिए होता है? रेलवे के लिए होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है वैसे आपको पता ही है, 8। इसको फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 4 दूने 8, ये हमारे पास आ गया। तो कितना आया? 2:1 आ गया हमारे पास। 2:1 ऑप्शन सी में दिया गया है। 2:1 ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आ गया इन दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि द सीजर क्रॉस ओवर कंसिस्ट ऑफ 1 डायमंड एंड, सीजर क्रॉस जो होती है ओवर कंसिस्ट ऑफ 1 डायमंड एंड 4 टर्न आउट, 1 डायमंड एंड 4 टर्न आउट पर ही ये कंसिस्ट करती है, सीजर क्रॉस जो होता है। नेक्स्ट देखिए, द क्रॉसिंग एंगल एट द लेवल क्रॉसिंग ऑफ रोड रेल क्रॉसिंग शुड नॉट बी लेस देन, क्रॉसिंग जो होती है 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 एंगल से। हम्प यार्ड इज द टाइप ऑफ यार्ड, हम्प यार्ड जो होता है एक मार्शलिंग टाइप का यार्ड होता है, मार्शलिंग टाइप का यार्ड होता है। अगले देखिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज द स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइडेड ऑन रेलवे ट्रैक टू फैसिलिटेट ट्रेन्स, ट्रेन को फैसिलिटी देने के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइडर। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा टू बी डिवाइडेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज द स्पेशल अरेंजमेंट होती है। तो भाई रेल जो होती है उसको डिवर्ज करने के लिए ही ये बनाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, दिमाग लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पढ़े भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, कौन सी यूज की जाती है? वो होती है राइट एंगल मेथड। राइट एंगल मेथड जो होता है यही भारत में आप क्रॉसिंग को डिजाइन करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ, ए ट्राइंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ, तो वो कंसिस्ट करता है
टू टर्न आउट एंड वन स्प्लिट, टू टर्न आउट एंड वन स्प्लिट पर ही कंसिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश इज नाउन एज द अरेंजमेंट मेड ऑफ डिवर्ट्स द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड। तो एक अरेंजमेंट बनाई जाती है जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, उसको आप टर्न आउट के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस जो होती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर ही संभव होती है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर ही संभव होती है। नेक्स्ट देखिए, ए ट्राइंगल इज यूज फॉर, ट्राइंगल जो होती है वो किसके लिए यूज की जा सकती है? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन यहाँ पर ही संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल, फॉलोइंग एंगल यूज करते हैं ताकि आप क्रॉसिंग एंगल को कैलकुलेट कर सके। वो राइट एंगल मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड होता है, आइसोसेलेस मेथड होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ही मेथड होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेल द चेक रेल आर प्लेस्ड ऑपोजिट द क्रॉसिंग सो दैट, द चेक रेल आर प्लेस्ड ऑपोजिट, चेक रेल जो होती है वो प्लेस की जाती है ऑपोजिट में द क्रॉसिंग सो दैट इट इज 2/3 लेंथ ऑफ एट द क्रॉसिंग, 2/3, ऑप्शन 3 हमारा बस आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड ऑफ, इनर साइड दो बार दिया गया है, कंफ्यूजन मत होइए यहाँ पर। इफ शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व इज मोर देन, check rail are provided on inner side if sharpness of broad gauge curve is more than, ब्रॉड गेज के लिए जो होती है वो 8% से अधिक होगी भाई, 8% से अधिक होगी, तब आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ रेल विच परमिट द ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रैक एंड आल्सो टू डिवाइड टू द अदर ट्रैक इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं? डायमंड क्रॉसिंग एंड डबल स्लिप के नाम से जानते हैं, स्लिप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉनिंग ऑफ ट्रेन व्हील्स इज डन फॉर द पर्पज ऑफ, कॉनिंग ऑफ ट्रेन व्हील्स इज डन फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ किस पर्पज के लिए की जाती है? तो वो पर्पज होता है इनेबलिंग द ट्रेन व्हील्स टू कवर डिफरेंट डिस्टेंस along the inner and outer curve simultaneously, एक साथ, इसलिए ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीप इज द, क्रीप क्या होता है? क्रीप एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? मूवमेंट होती है रेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क सिग्नल आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ, डिस्क सिग्नल जो होता है वो शंटिंग के पर्पज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, शंटिंग के पर्पज के लिए डिस्क सिग्नल प्रोवाइडेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए शंटिंग सिग्नल इफ रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री इट इंडिकेट, शंटिंग सिग्नल जो होता है उसमें रेड बैंड जो होता है वो 40 डिग्री इंक्लाइंड है, तो वो ये दर्शाता है कि भाई आप आगे बढ़ो, आगे जाओ भाई, प्रोसीड, आगे बढ़ना, आगे जाओ का संकेत वो देता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अमंग द टाइप ऑफ सिग्नल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, देयर फॉर्मेशन के बेस पर क्लासिफाइड नहीं किया गया है, तो वो होता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ट्रस्टेड ब्रिज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेन इज 50 to 150 मीटर। अगला देखिए, फॉर द मैसनरी आर्क ब्रिज इकोनॉमिकल लेंथ जो होती है वन स्पैन इज यूजली, तो वो 2h होती है, 2h ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम राइज इन वाटर लेवल नियर ए ब्रिज साइड इज इंडिकेशन ऑफ, वो इंडिकेशन होता है एफ्लेक्स का, एफ्लेक्स का। अगला देखिए, रेल जॉइंट इन विच द रेल्स एंड रेस्ट ऑन द सिंगल स्लीपर कॉल्ड जॉइंट स्लीपर आर नाउन एज, उसको हम स्पोर्टेड रेल जॉइंट्स बोलते हैं।
विच जॉइंट इज नॉट सुटेबल फॉर रेल जॉइंट्स, कौन सा रेलवे जॉइंट के लिए सुटेबल जॉइंट्स नहीं होता है, तो वो रोड जॉइंट होता है, बाकी सुटेबल होते हैं तीनों। अगला देखिए, द यार्ड वियर ट्रेन्स एंड अदर रोड्स आर रिसीव, एक ऐसा यार्ड जहाँ पर ट्रेन्स एंड अदर लोड जो होते हैं वो रिसीव होते हैं, शॉर्टेड आउट होते हैं, ट्रेन्स फॉरवर्ड एंड डिस्पैच होती है, ऑनवर्ड्स आर नाउन एज, उसको आप किस यार्ड के नाम से जानते हैं, वो होता है लोकोमोटिव यार्ड्स। लोकोमोटिव नहीं होता, वो मार्शलिंग यार्ड होता है, मार्शलिंग यार्ड इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द हाइट ऑफ रेल फॉर 52 kg रेल सेक्शन इज, हाइट ऑफ रेल फॉर 52 kg रेल सेक्शन इज कितनी होती है, 156 mm की होती है। कहाँ पे दिया गया, बी हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल गेट बेंड्स डाउन एंड गेट डिफ्लेक्टेड एट एंड विच आर कॉल्ड, उसको हम होगड़ रेल बोलते हैं, होगड़ रेल हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स द रेल फॉर्म्स, ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स रेल्स फॉर्म, जब आपकी रेल जो होती है वो उसको स्लिप लगता है, फिसल जाती है, तो रेल में क्या हो जाता है, क्रश हो जाती है, वो क्रशड हेड हो जाएगा उसका। अगला देखिए, द स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन एडजॉइनिंग रेल्स एट ए रेल जॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर, स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन एडजॉइनिंग रेल्स एट ए रेल जॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स। नेक्स्ट देखिए, टू प्रिवेंट क्रीप इन रेल्स, क्रीप को रोकना है रेल में, स्टील स्लीपर आर फिक्स विद रेल्स बाय चिप्स बोल्ट एंड किसके द्वारा, एंड टू होल्स, टू की, यहाँ पे टू की दी गई है, सॉरी टू नहीं होता, फोर की होती है, 4 की होगी, आंसर डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वियर ऑफ रेल्स मे बी रिड्यूस बाय, तोड़ फोड़ जो होती है रेल्स की वो कम की जा सकती है बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर मोरिंग प्रोवाइडेड, मोरिंग लंगर जो होता है क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो भाई जो बंदरगाह होते हैं वहां पर आपको पता है कि क्या होता है कि आदमी जो होते हैं वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर जहाज जो होते हैं उनको खड़ा करने के लिए एक स्थान बनाया जाता है, उस स्थान को आप मूरिंग या लंगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा फॉर एंकरिंग ऑफ शिप, इसको एंकरिंग भी कहते हैं, जहाज का एंकरिंग भी आप कहते हैं मूरिंग जो होता है। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर नाइट लैंडिंग, आपको रात में लैंडिंग करनी है जहाज की, तो रनवे थ्रेशोल्ड लाइट्स आर, थ्रेशोल्ड लाइट जो होती है वो किस कलर की होती है, तो वो होती है ग्रीन, हरी होती है। रात में अगर लैंडिंग करनी है तो ये पायलट जो होता है उसको बताता है कि भाई आपको यहाँ पर लैंडिंग करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ICAO recommendation what is the rate of elevation correction for the runway above MSL, तो वो होती है 7% फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन एबव MSL, 300 मीटर ऊंचाई पर 7% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ICAO स्पेसिफिकेशन फॉर फील्ड रनवे लेंथ टेक ऑफ रन अवेलेबल इज नाउन एज, वो कितना अवेलेबल होता है, तो वो TORA, टोरा अवेलेबल होता है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो रहा है। टोरा जो होता है टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ रन अवेलेबल के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, टेक ऑफ रन अवेलेबल इज नाउन, इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो ये टोरा ही होता है। अगला देखिए, द हाइट ऑफ पायलट्स हाइट्स अबव द रनवे सरफेस एज्यूम एज, अब देखिए हाइट जो होती है, एक हमने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि भाई ड्राइवर जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो 1.2 मीटर की होती है, लेकिन यहाँ पे पायलट की हाइट पूछ रहा है अबव रनवे, रनवे के ऊपर कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कितनी होती है, तो वो 3 मीटर ली जाती है। 3 मीटर कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, 3 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ब्रिज हैविंग लेंथ बिटवीन 30 टू 120 मीटर। एक ऐसा ब्रिज जिसकी जो लेंथ है वो 30 से लेकर 120 मीटर है, तो उसको आप किस ब्रिज की कैटेगरी में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे भाई। वैसे हमारे पास देखिए माइनर ब्रिज भी होता है, माइनर ब्रिज जो होता है वो 6 से 60 मीटर के बीच में उसकी लेंथ होती है। उसके बाद हमारे पास मेजर ब्रिज भी आता है, सॉरी ये माइनर नहीं है, ये मेजर है, गलत हो गया, माइनर ये वाला है। माइनर जो होता है वो 6 से 60 मीटर का होता है। मेजर ब्रिज जो होता है वो 60 से 120 के बीच में होती है उसकी लेंथ, तो 30 से 120 यानी कि यही आंसर बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद कर लीजिए। यानी एक हमारे पास कलवर्ट भी होता है, उसकी लेंथ जो होती है 6 मीटर से कम होती है, उसको कलवर्ट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड। डैश इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड। डैश हमेशा सड़क पर निर्माण किया जाता है, वो क्या होता है, ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज अबटमेंट इज। ब्रिज जो होता है उसके बिहाइंड कितना प्रेशर होता है। अर्थ प्रेशर बिहाइंड ए ब्रिज अबटमेंट, ब्रिज अबटमेंट जो होती है उसके पीछे जो अर्थ प्रेशर होता है वो पैसिव होता है, पैसिव होता है। सॉरी इसका आंसर रेस्ट होगा, सी आंसर रहेगा, रेस्ट होगा, रेस्ट सी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टनलिंग इन रनवे रनिंग ग्राउंड। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टनलिंग इन रनिंग ग्राउंड में। तो रनिंग ग्राउंड के लिए जो होता है वो टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड होता है। ऑप्शन ए आंसर नहीं होता है, बाकी ये सारे होते हैं, नोट ए मेथड ऑफ, तो भाई ए नहीं होता है, बाकी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज पैसेज फॉर वाटर ओवर ए नेचुरल ग्राउंड्स हीविंग हैविंग ए डेक स्लैब ओवर इट्स पाथ वे फॉर व्हीकल के लिए उसको हम स्लैब कलवर्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर गाड़ियां चलती है। पानी के लिए भी अरेंजमेंट होती है वहाँ पर, पैसेज फॉर वाटर ओवर नेचुरल ग्राउंड्स। अगला देखिए, द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नाउन एज। अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसको आप बनाते हैं ताकि एंट्री ऑफ वाटर उसको रोका जा सके एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन। जब पियर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफर डैम बोलते हैं। कोफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बेयरिंग जॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेयरिंग जॉइंट्स। तो बेयरिंग जॉइंट जो होता है वो ये स्कार्फिंग जॉइंट ये नहीं होता है, बाकी ये होते हैं बेयरिंग जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाटर वे ऑफ ब्रिज इज डिफाइंड एज। वाटर वे जो होता है ब्रिज का उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द एरिया थ्रू विच वाटर फ्लो अंडर ए ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंडर, फ्लो अंडर ए सुपर स्ट्रक्चर, तो ए आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल भाषा में हम बोले तो भाई सुपर स्ट्रक्चर जो होती है ब्रिज के उसके नीचे जो पानी फ्लो करता है उसको आप वाटर वे बोलते हैं ब्रिज का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड हाई फ्लड लेवल इज नाउन एज। बॉटम जो होता है भाई सुपर स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर वाला सेक्शन, एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर जो होता है वो अंडर जमीन के अंदर वाला होता है, सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो ऊपर वाला सेक्शन होता है। जैसे कि बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो होती है नीचे वाली वो सब स्ट्रक्चर में आएगा, सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो ऊपर वाला सेक्शन होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिज का, उसका जो बॉटम होता है उसका एंड जो हाई फ्लड लेवल होता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम फ्री बोर्ड के नाम से जानते हैं, फ्री बोर्ड के नाम से जानेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कलवर्ड कंसिस्ट ऑफ अबटमेंट एंड विंग्स वॉल्स।
कलवर्ट जो होता है उसके पास कितनी अबैटमेंट होती है, कितनी विंग्स बोल्स होती है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो अबैटमेंट भी उसके पास 2 होती है, विंग्स बोल भी 2 होती है, तो 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा, ए आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। कलवर्ट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर से कम होती है, उसको आप कलवर्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिजाइन फ्लड फॉर ए कलवर्ट शुड प्रेफरली, डिजाइन फ्लड फॉर ए कलवर्ट शुड बी प्रेफरली, शुड बी प्रेफरली, तो वो क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम historical consideration say a flood of 50 meter 50 years return period। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टावर इज मेड अप ऑफ, टावर जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं, स्विंग ब्रिज के बने हुए होते हैं, स्विंग ब्रिज के। नेक्स्ट देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट हमें चूज करने की भाई कौन सी सही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जो सही स्टेटमेंट है वो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारी ही स्टेटमेंट सही है भाई, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए होल ऑफ कंसिडरेबल साइज ड्राइवन इन द फेस ऑफ प्रपोज्ड टनल इज कॉल्ड, तो प्रपोज्ड टनल है उसने हमने उस होल को बनाया है, तो वो क्या होता है, ए होल ऑफ कंसिडरेबल साइज, कंसिडर किया है हमने कुछ साइज में, ड्राइवन इन द फेस ऑफ प्रपोज्ड टनल इज कॉल्ड, उसको हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ एंड पेमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रनवे, मैक्सिमम लेंथ एंड पेमेंट स्ट्रेंथ ऑफ रनवे इज, तो वो A1 होती है, A1 इज द लेंथ ऑफ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड करेक्शन फॉर रनवे लेंथ के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड करेक्शन फॉर रनवे लेंथ के लिए, तो वो होती है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारी ही रिक्वायर्ड होती है, एलिवेशन ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर, ये सारी करेक्शन जो होती है वो जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द प्रपोज्ड एयरपोर्ट एंड सर्वे प्रोजेक्ट प्रोवाइड, फॉर प्रपोज्ड एयरपोर्ट द सर्वे प्रोजेक्ट प्रोवाइड, सर्वे प्रोजेक्ट जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, मास्टर प्लान प्रोवाइड करेगा, टोपोग्राफिक प्लान भी, ग्रेडिंग प्लान भी, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमारे ICAO के अकॉर्डिंग, all marking on the runway are, all marking on the runway are white in color, white in color होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ टर्निंग ऑफ द नोज गियर फॉर लार्ज जेट एयरक्राफ्ट इज लिमिटेड टू, 60 डिग्री लिमिटेड होती है, 60 डिग्री ही लिमिटेड होती है। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो जो है वो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ग्रेड बिटुमन यूज फॉर एयरपोर्ट रनवेज, ग्रेड जो होता है बिटुमन का वो यूज किया जाता है एयरपोर्ट रनवे के लिए, वो कौन सा होता है, तो वो होता है 30-40 का, ये ग्रेड रनवे के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ठंडा इलाका है उसकी बात करेंगे तो उसके लिए 100/120 यूज करेंगे, गर्मी वाले इलाके के लिए 60/70 यूज कर सकते हैं आप। सो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट प्रेफर आंसर इज द करेक्ट, ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट इज हैंगर, हैंगर इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन बोल रहा है ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग, ओवर टर्निंग जो होती है व्हीकल की ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग, ट्रांजिशन कर्व को आप यूज करेंगे तो ओवर टर्निंग जो होती है उस वो रुक सकती है।
तो फ्रेंड्स यदि हमारे 133 क्वेश्चन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।